नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक पिता के दर्द के इंतहा को समझने की कोशिश कीजिए। वो अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रहा था। पिता पटना में, बेटा मुंबई में। वो बेटे की गर्लफ्रेंड से भी गुहार लगा रहे थे कि मेरी बात करा दो मेरे बेटे से। आज तक के पास वो व्हाट्सएप मैसेज है जिसमें के सिंह ने अपने बेटे सुशांत सिंह राजपूत से बात कराने के लिए रिया चक्रवर्ती से गुहार लगाई थी। क्या रिया ने फिर बात कराई? ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के दिल के जख्मों पर मरहम रखा तो कई नए जख्म भी खुल गए। ऐसी चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं जो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि सुशांत रिया के डेंजरस इश्क में गिरफ्तार होकर अपनी सुध बुध खो रहे थे। सुशांत पर रिया चक्रवर्ती ने एकाधिकार जमा लिया था। सुशांत की खबर न तो उनके पिता को लग रही थी और न ही बहनों को। रिया सुशांत पर परिवार की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। सुशांत पर रिया किस तरह हावी हो चुकी थी, इसका पता सुशांत के पिता और रिया के बीच व्हाट्सएप चैट से चलता है। सुशांत के पिता की तरफ से रिया को भेजे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप मैसेज आज तक के हाथ लगे हैं। 29 नवंबर 2019 को दोपहर 12:34 पर सुशांत के पिता के सिंह ने यह मैसेज रिया को भेजा था। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी हो। इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। इस व्हाट्सएप मैसेज से साफ है कि रिया चक्रवर्ती को पहले के सिंह ने कॉल लगाई। रिया ने सुशांत से बात नहीं करवाई, तब उन्होंने ये मैसेज लिखा। मैसेज से साफ है कि रिया सुशांत को अपने पिता से भी बातचीत नहीं करने देती थी। सुशांत के पिता अपने बेटे से 2 लफ्जों की बात करने के लिए रिया के आगे गिड़गिड़ा रहे थे। उसका नंबर कट ऑफ भी एक चेंज होना, ये होना। मुझे श्वेता दी से जरूर पता चला था, उनकी जो बहन है और मतलब वो 1 साल से बेसिकली फैमिली के टच में नहीं था, ये मुझे उनसे पता चला था। और पापा के मुझे फोन आते थे उनके, और वो मुझे बोलते थे कि तुम बात कराओ हमारी सुशांत से। मैं बोला पापा मेरे पास नंबर, तो वो बोलते थे कि मतलब आपके पास नंबर नहीं? बोले नहीं, उसका नंबर नहीं है। और मतलब मेरे लिए बहुत ऑड था कि उनके नंबर चेंज हो रहे। सुशांत के पिता के सिंह अपने बेटे से बातचीत के लिए बेचैन थे। उन्होंने 29 नवंबर 2019 को ही श्रुति मोदी के पास भी व्हाट्सएप मैसेज किया। मैसेज में उन्होंने लिखा, मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम तुम देखती हो। वो अब किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहा था। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूँ, फ्लाइट की टिकट भेज दो। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 29 नवंबर को के सिंह ने पहले सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को मैसेज किया। उसके 18 मिनट बाद उन्होंने रिया चक्रवर्ती को मैसेज भेजा, लेकिन उनके मैसेज का जवाब न तो रिया ने दिया और न ही श्रुति ने। ऐसे में सवाल ये कि आखिर रिया और श्रुति ने सुशांत के पिता को जवाब क्यों नहीं दिया? क्या रिया और श्रुति दोनों ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया? क्या रिया सुशांत के परिवार से कुछ छिपा रही थी? क्या रिया सुशांत के खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रही थी? नवंबर का ही महीना था, लगभग 18-19 तारीख थी जब तीनों बहनें गई थी मुंबई से उन्हें लाने के लिए। वहां पर उन्हें खाली हाथ आना पड़ा क्योंकि टिकट होने के बावजूद शौविक और रिया ने समझा दिया उन्हें कि आपको यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर आपका देखभाल हम लोग करेंगे। और इस वजह से वो तीनों बहनों की जो कोशिश थी, जो इकट्ठा होकर वहां पर पहुंची थी, वो फेल हो गई कोशिश। उसके बाद पिता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। अब पहली सेंटेंस में ही पूरी कहानी समझ जाती है। जब तुम जान गई हो कि मैं उनका पापा हूं, यानी रिया चक्रवर्ती इग्नोर कर रही थी। अब यही वो परिस्थितियां हैं ना जिसमें परिवार को लग रहा था कि जैसे उनके बेटे को मुंबई में हॉस्टेज रख लिया गया है, जैसे घेरेबंदी उसकी इस तरह से कर दी गई। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में परेशान थे। परिवार वालों का कहना है कि वो किसी साजिश का शिकार हो रहे थे। बिहार पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देती थी। रिया और उनके घर वाले सुशांत की जिंदगी में पैसों के लालच की वजह से आए थे। रिया और उनके परिवार ने
सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी थी। मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल सही है। रिया चक्रवर्ती पर जो भी आरोप लगाया गया है, रिया चक्रवर्ती से इसका संबंध रहा है पहले से, और वो फ्रॉड करने का काम किया। रिया चक्रवर्ती इसके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी किया है, इसको कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है। तो ये तमाम आरोप है, बिल्कुल सही है। सुशांत मुसीबत में थे, इसका पता उनके पिता के सिंह और उनकी बहनों को चल चुका था। यही वजह थी कि वो सुशांत से मिलने और उनसे बातचीत करने के लिए छटपटा रहे थे। लेकिन रिया सुशांत और उनके परिवार के बीच शायद दीवार बनकर खड़ी थी। दिल्ली में अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कौन करेगा? बिहार पुलिस, महाराष्ट्र, मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई? आज ये मामला कोर्ट में चल रहा था। दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही थी। कई घंटों तक जबरदस्त बहस चली, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कानूनी कम थी दलीलें, सियासी ज्यादा थी। सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या? सुशांत के खिलाफ कोई साजिश हुई या फिर डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी जान दी? इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस करेगी या बिहार पुलिस या फिर सीबीआई? फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय की अदालत में आज इस मामले में 3 घंटे तक गर्मा गर्म बहस हुई। रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा, ये घटना मुंबई में हुई तो मामला पटना में क्यों दर्ज कराया गया? पटना में एफआईआर दर्ज कराना कानूनी रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि घटना में 38 दिन बाद पटना में दर्ज की गई एफआईआर में पक्षपात होने का अंदेशा है, इसलिए इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही करनी चाहिए। बिहार सरकार की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने कहा, मुंबई पुलिस ने इतने दिनों के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। शुरुआती छानबीन के स्तर पर क्षेत्र अधिकार का मसला नहीं उठाया जा सकता। श्याम दीवान ने कहा, मुंबई पुलिस अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। मौत के सभी कोणों की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती और रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती, तब तक मुकदमे के ट्रांसफर की अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती। श्याम दीवान ने कहा, रिया सुशांत से प्यार करती थी और सुशांत की मौत के बाद से सदमे में है। अब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जस्टिस ने रिया के वकील से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि इस मसले की जांच सीबीआई करे? इस पर दीवान ने कहा, पहले इस मामले को मुंबई पुलिस को सौंपा जाए, सीबीआई जांच इसके बाद की बात है। हम बस निष्पक्ष जांच चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या फिर वो राज्य मांग कर सकता है जहां वो घटना हुई हो। इधर सीबीआई की तरफ से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मुंबई पुलिस के हलफनामे से लगता है कि वो ये मानकर चल रही है कि सुशांत ने आत्महत्या की। इस नाते जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। उधर सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने दलील दी कि महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार है। शिवसेना वैसे भी बिहार के लोगों पर जुल्म ढाती रही है। ऐसे में मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। जहां तक पिटिशनर का खुद का कहना है कि सीबीआई को जाए मामला, और दोबारा भी एफिडेविट उसने फाइल किया है कि सीबीआई को मामला जाना चाहिए। उनका सिर्फ एक कैविएट है कि ट्रायल मुंबई में हो, पटना में ना हो। हमारा कहना है कि नहीं, ट्रायल भी पटना में होना चाहिए, क्योंकि कन्वीनियंस अक्यूज का नहीं देखा जाता है, कन्वीनियंस कंप्लेनेंट का देखा जाता है। मुंबई पुलिस ने जहां बिहार पर ये उनके चुनाव को आड़े हाथों लिया, वहीं बिहार सरकार ने मुंबई के एक मंत्री के बेटे को निशाने पर ले लिया। यानी कुल मिलाकर 3 घंटे कानूनी नुक्तों से ज्यादा पॉलिटिकल यानी राजनीतिक आरोपों के तीर एक दूसरे पर चलते रहे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते इसमें कोई फैसला आएगा जिसमें पता चलेगा कि सीबीआई इस मामले में आगे जांच जारी रखे या फिर कोर्ट कोई दूसरा रास्ता निकालता है। सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल का मीडिया ट्रायल हो रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने गुरुवार तक सभी पक्षों से इस मामले में अपनी बात रखने का वक्त दिया है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त आज तक पर। उन्होंने आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दलीलें रखी हैं। अभिषेक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, जो शायद हर भारतीय के मन में है, जो लोग कम से कम सुशांत को बहुत पसंद करते थे, वो सब ये कह रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो
और एक निष्पक्ष जांच सिर्फ सीबीआई के जरिए ही की जा सकती है। इसके खिलाफ दलीलें देने के क्या वजह हो सकती है? एक निष्पक्ष जांच कौन नहीं चाहता? अभिषेक जी। अंजना जी, पहली बात तो मैं किसी केस इसमें मैं पेश होता हूं, टिप्पणी और टेलीविजन में नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि वो केस सुरक्षित हो गया है और मैं अपनी दलीलें बताने आया हूं केस सुरक्षित होने के बाद। नंबर 2, अगर कोई केस हो जिसमें कि सिर्फ अधिकार क्षेत्र स्टेट का होता है, आप जानते हैं लिस्ट 2 वाले, लिस्ट 2 के अंतर्गत, और उस केस में या मृत व्यक्ति की कोई परिवार का हिस्सा या अभियुक्त ये निर्णय कर ले कि पूरा क्राइम हुआ है केरला में, लेकिन हमें केरला पसंद नहीं है, हमको एक निष्पक्ष जांच चाहिए, इसलिए वो पश्चिम बंगाल में जाके एफआईआर फाइल कर दें और उसके बाद एफआईआर को सीबीआई के पास भेज दें। क्या आपको लगता है कॉमन सेंस के आधार पे, कानूनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये संभव है? क्या ये संभव है कि आप पहले तो एफआईआर जहां कुछ भी नहीं हुआ, यहां पर देखिए आरोप की बात है, आरोप जितने मिला लीजिए आप, खून हो, आत्महत्या हो, डिफाल्केशन हो, चीटिंग हो, जो भी हो, सब कुछ हुआ, चाहे आप गलत हो या मैं गलत हूं, हुआ मुंबई में या महाराष्ट्र में। बिहार का अधिकार क्षेत्र कहाँ है कोई नहीं बताता आपको। नंबर 2, अगर आपके हाथ में कोई एक चश्मा है वो आपका नहीं है तो क्या आप मुझे ट्रांसफर कर सकती हैं? वो तो बिहार सरकार तो बहुत ही उदार दिल है, उनका खुद का अधिकार क्षेत्र 0 है, लेकिन वो ट्रांसफर कर रहे हैं उस 0 अधिकार क्षेत्र को सीबीआई को। नंबर 3, आपको ये मालूम है कि जब पार्लियामेंट संसद ने सीबीआई बनाया तो फिर सीबीआई में क्यों ये प्रावधान डाला संसद ने कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र सिर्फ तब होता है जब प्रदेश अपनी सहमति दे। सेक्शन 6 में सहमति, कंसेंट की प्री कंडीशन है। क्यों? उसका चौथा आंसर, ये संघीय ढांचा का मामला है। आज आप कानून को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, धर्मो रक्षते रक्षते, तो कल कानून आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आप आज इसको विकृत करेंगे तो कल कानून आपको मारेगा। संघीय ढांचे का क्या मतलब हुआ? आपका केस सब कुछ सही गलत सब कुछ महाराष्ट्र में होता है, आप विकृत रूप से केरला में या जम्मू एंड कश्मीर में उसको कर देते हैं। किस आधार पे? एक बहन चंडीगढ़ में तो पंजाब में करिए, एक पिताश्री बिहार में वहां करिए। इसके दुष्प्रभाव पूरे देश में है। एक और दलील दी है बिहार ने अपने एफिडेविट में कि जितने भी पुराने इनके मुलाजिम थे सुशांत के, वो पूरे देश में वितरित हैं, वो विटनेसेस होंगे, साक्ष्य होंगे। अरे भैया, कौन से संघीय ढांचा के सिद्धांत पे, कौन से क्रिमिनल लॉ? मैंने तो आज कहा विनम्रता से कि खून है, आत्महत्या तो बाद में मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन तब तक कम से कम क्रिमिनल कानून का खून जरूर हो रहा है आज। क्यों? राजनीति के कारण। क्रिमिनल लॉ को आप इस तरह नहीं बदल सकते। और एक अंतिम बात अंजना जी, हर केस में अगर आप अभियुक्त हैं, मैं कंप्लेनेंट हूं, या आप कंप्लेनेंट हैं, मैं अभियुक्त हूं, एक ना एक पक्ष असंतुष्ट रहता है हमेशा। असंतुष्ट होने का क्या उत्तर है? आप अगर असंतुष्ट हैं तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, मुंबई में कंप्लेन करिए, वो आदेश देगा मुंबई पुलिस को कि ऐसे करो वैसे करो। उससे असंतुष्ट है तो आप हाईकोर्ट जाइए। क्या आप ये कर सकती हैं कि आप असंतुष्ट हैं तो आप मिजोरम में जाके केस फाइल कर देंगी? ठीक है, 3 काउंटर आर्ग्यूमेंट है सर, 3 काउंटर आर्ग्यूमेंट है। आपने भी अपनी दलीलें नंबर वाइज रखी हैं और ये कोर्ट में भी आज बातें कही गई हैं। अगर पिता ये कहते हैं कि कॉजेटिव फैक्टर जो है वो पार्शियली बिहार में है, वही लीगल एयर है अब सुशांत सिंह राजपूत के पास, ये बहनें कहाँ चंडीगढ़ में रहती हैं और कौन केरल में रहता है उससे मतलब नहीं है। ये बात पिता और पुत्र की है। पिता बिहार में है, पिता पटना में है, ठीक है, ये नंबर 1 हुआ। तो पिता कह रहे हैं कि वहां पर केस दर्ज कराया उन्होंने। दूसरा, उनका कहना है कि इससे पहले उन्होंने मुंबई पुलिस को, जिसका उन्होंने मैसेजेस भी सामने रखा है, उन्होंने मुंबई पुलिस को अप्रोच किया था और मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था रिटन कंप्लेंट कीजिए। नंबर 3, महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से जी जान लगाकर परिवार के आरोपों को नजरअंदाज करके, परिवार की गुजारिशों को, पूरे देश में फैंस की गुजारिशों को नजरअंदाज करके सीबीआई जांच को
स्टॉल कर रही है, मतलब मना कर रही है, पूरी तरह से इनकार कर रही है। इसके पीछे लोग शक और संदेह देखते हैं कि ऐसा क्यों। चौथा, सर एक इजाजत दे दीजिए और बोलने का। एक करके मैं तो भूल गया, वापस करना पड़ेगा। चलिए, पहला क्या था? पहला था कि पिता पटना में है। ये पूरे रिश्तेदारों की बात नहीं, पिता पटना में है, पार्शियल पॉजिटिव फैक्टर। नहीं अंजना जी, एक वाक्य बोली सर, मैं एक का जवाब दे रहा हूँ। मैं चुनौती देता हूँ किसी वकील को और आम संज्ञान जो कॉमन सेंस कहा जाता है उसके आधार पे किसी भी व्यक्ति को, उसका दुष्प्रभाव यानी शौक मुझे लगा बिहार में या जम्मू एंड कश्मीर में, केरला में कौन से कानून के सिद्धांत के कौन से निर्णय के अंतर्गत वो बिहार को अधिकार क्षेत्र देता है। अगर 75 साल की भारतीय कानून में कोई एक लाइन बता दे कि दुष्प्रभाव क्या होता है, मुझे दुख हुआ, मेरे को डिप्रेशन हुआ, मैं शॉक में था, इस कारण पे आप बिहार पे कर सकते हैं, ये आपकी कॉमन सेंस कहती है आपको ये। और अगर ये होने लगा तो आप क्या हर क्राइम में 5-5 प्रदेश का तहकीकात करेंगे? क्योंकि एक बहन को भी उतना ही दुष्प्रभाव हुआ चंडीगढ़ में, एक बहन तो बल्कि अमेरिका में है, तो उनके लिए तो FBI लाना चाहिए। नंबर 2 क्या बोला आपने? नंबर 2 मैंने कहा था कि जो दूसरा सवाल मैंने पूछा था उसमें बाय एंड लार्ज यही था कि परिवार का ये कहना है, जिस तरह से CBI जांच वो मांग रहे हैं, क्यों महाराष्ट्र सरकार इसको पूरी ताकत के साथ इस तरह से उसको अपोज कर रही है। और मुंबई पुलिस को उन्होंने पहले अप्रोच किया था सर। अगर महाराष्ट्र सरकार पिछले 2 महीने 1.5 महीने से इसकी तहकीकात कर रही है, उसको आप बदनाम करना चाहते हैं, उससे आप केस छीन के अपने आप लेना चाहते हैं और उस अपने आप लिए हुए केस को ट्रांसफर करना चाहते हैं CBI को, तो क्या महाराष्ट्र को डिफेंड नहीं करना चाहिए? महाराष्ट्र ने अटैक किया है, डिफेंड कर रही है अपने आप को। एक दूसरा, अगर ये तर्क लगाया जाए तो ये तो डेस्परेशन 60 दिन बाद बिहार सरकार दिखा रही है, महाराष्ट्र सरकार नहीं दिखा रही है। केस छीनने की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो एक उत्सुकता और पागलपन दिखा रहे हैं तो वो 2 लोग दिखा रहे हैं, बिहार सरकार और CBI। नंबर 3, जब सेक्शन 6 में लिखा है कि मेरी अनुमति के बिना आप CBI को नहीं दे सकते केस, और बिहार गलत रूप से FIR रजिस्टर करके ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या हक अधिकार क्षेत्र नहीं है महाराष्ट्र का उसको डिफेंड करना और कोर्ट को बताना कि संघीय ढांचा पे आघात है? उसको आप कहते हैं कि उत्सुकता होगी महाराष्ट्र की। अभिषेक जी, आप तो वकील भी हैं, आप तो वकील भी हैं और आप पॉलिटिशियन भी हैं। आज तो कानूनी से ज्यादा सियासी बातें हुई हैं। सभी को पता है कि किस तरह से ये बिहार गवर्नमेंट वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट बन गया है, तो आप भी जानते हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सर 74 साल का एक बुजुर्ग पिता है, वो एक निष्पक्ष जांच मांग रहा है, वो तो पूरा मामला लटक के रह गया ना सर। हमने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो 60 दिन में या 50 अभी तक जो भी दिन हुए हैं, 1.5 महीना या 2.25 महीना, उसकी पूरी पुस्तिका कोर्ट को दे दी। जो याचिका है मिस्टर KK सिंह की और बिहार सरकार की, उसमें सिवाय ये कहना कि हम असंतुष्ट हैं और ये निकम्मा इन्वेस्टिगेशन है, एक तथ्य नहीं दिया है कि इन्वेस्टिगेशन तहकीकात में परवरसकी है। हमने पूरी कवर में दे दिए जज को, बिना ये फाइंडिंग दिए कि तहकीकात गलत है, आप बिहार में कर रहे हैं। अगर ये सिद्धांत है तो आपका कोई भी रिश्तेदार असंतुष्ट होकर बिहार में कर सकता है। अच्छा सर, ये बताइए कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, आप ही बताइए। अगर बिहार पुलिस वहां से मुंबई पहुंच सकती है जांच के लिए, आप मुंबई पुलिस के अफसर को क्वारंटीन कर देते हैं पहुंचने पर, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त टिप्पणी करती है, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कोई नहीं जाएगा। इतने दिन बीत गए सर, एक बयान दर्ज करने के लिए पिता का कोई नहीं गया पटना में पिता से पूछने के लिए, और अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस को बुला रहे थे। और पिता का यह भी आरोप है कि मुझसे फोन पर पुलिस कह रही थी कि आप प्रोडक्शन हाउसेस का नाम लीजिए। ये किस तरह से? देखिए, मैंने कहा ना, अगर कोई व्यक्ति अगर असंतुष्ट है तो क्या वो बिहार में FIR दर्ज कर सकता है? ये जो जितना भी कह रहे हैं पिताश्री, वो उन्होंने मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट में मुंबई में क्यों नहीं दर्ज की कोई याचिका? मुंबई मजिस्ट्रेट और मुंबई हाईकोर्ट डांट लगाएगा मुंबई पुलिस को, बिहार में रजिस्टर थोड़ी हो गया FIR। नंबर दो, आपको ये मालूम है कि आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं है, और उस KK सिंह साहब और बिहार सरकार के हलफनामे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक वाक्य है जिससे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। उस एक भी, मैं महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की तरफ से जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि अगर एक भी कंप्लेंट हमारे पास है तो हम हॉल हो सकते हैं कंटेम्प्ट में और परजरी में। मैं झूठ बोल रहा हूँ।
मैं दोहरा रहा हूँ, एक कंप्लेंट नहीं की है, 2 महीने से नहीं। उस हलफनामे में लिखा है कि हमने कंप्लेंट की थी 19 फरवरी और 25 फरवरी को। मैं आपके सामने चैनल में चुनौती दे रहा हूं कि जरा प्रोड्यूस कर दें अपनी कंप्लेंट, किसने की और किसको की, कहा है वो। उन्होंने व्हाट्सएप पर की है, जो उनका कहना है व्हाट्सएप पर उन्होंने कंप्लेंट की थी। डीसीपी दहिया ने उसको एक्नॉलेज भी किया है। मैं दोहरा रहा हूं, मिस्टर के सिंह जो आप हलफनामा मांग रहे हैं, उन्होंने कुछ कंप्लेंट नहीं की, व्हाट्सएप पे भी नहीं की। नंबर 2, अगर आप व्हाट्सएप लिखते हैं तो पुलिस कंप्लेंट नहीं हो जाती। वो कह रहे हैं फरवरी में। क्या आप समझते हैं कि असंतुष्टता थी अगर फरवरी से अभी तक, तो कोई आदमी 4 लाइन की कंप्लेंट नहीं करेगा 4 महीने में? क्या बातें हो रही हैं? और इस सब का तो प्रक्रिया है। मैं मान के चलता हूं कि आप सही हैं कि असंतुष्टता की चरम सीमा है बिहार के मिस्टर के सिंह के परिवार की, मान लीजिए। वक्त की कमी है, एक ही है, प्रावधान है 154, 156, 100 कई सारे। सर, इंसाफ के लिए कोई याचिका दायर करेगा? आप सोचिए ना कि मैं पुलिस के खिलाफ, मुझे उस पुलिस से जांच हो रही है, उसके खिलाफ अब एक 74 साल का पिता याचिका दायर करे। आप वकील हैं, आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान है ना? ये 74 साल का पिता पूरे बिहार सरकार को अपने माथे पे खड़ा कर दिया है। ये तो आपका आरोप है, ये तो पॉलिटिकल आरोप है ना सर। इनके वकील आज सुप्रीम कोर्ट में आ गए, लेकिन वो बिहार, वो मुंबई के, ये तो पॉलिटिकल आरोप है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद से मामला ऐसे बढ़ रहा है ना, और बिहार सरकार ने अपनी तरफ से वकील रखे। तो वही बात हुई ना कि मिजोरम में आप एफआईआर कर दे। इसका कोई उत्तर नहीं है सिवाय जो मैंने उत्तर दिया, दोहरा रही है वही। बहस लंबी है, वक्त की कमी है सर, फिर किसी दिन कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक, फौरन लौट रहे हैं। वो होनहार थी, वो टॉपर थी, उसके हौसले बुलंद थे। अमेरिका तक का सफर उसने इसी हौसले की बदौलत तय किया था। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली सुदीक्षा की आज एक सड़क हादसे में मौत हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि परिवार कह रहा है कि ये हत्या है और मनचलों की वजह से ये हत्या हुई है, दूसरी तरफ पुलिस कह रही है ये हादसा है। जिस होनहार बिटिया के आसरे सपनों के धागे बुने, जिसके सहारे दुनिया देखने की तमन्ना थी, वो दुनिया से चली गई। मैं सब चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, लाइक डिफरेंट कल्चर के लोग जानने को मिलेंगे, लैंग्वेजेस भी सीख पाऊंगी दूसरी। गौतम बुद्ध नगर जिले के डेरी स्कनर गांव की सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में सड़क हादसे में जान चली गई। परिवार वालों का इल्जाम है कि कुछ मनचलों की वजह से अमेरिका में पढ़ने वाली बेटी सुदीक्षा भाटी की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। सुदीक्षा बड़ी ही होनहार थी। वो हमेशा लड़कियों के लिए बुलंद आवाज उठाया करती थी। आपको आगे बताएंगे कि सुदीक्षा भाटी के साथ क्या हुआ, परिवार और पुलिस की थ्योरी क्यों नहीं मेल खा रही है। लेकिन सबसे पहले सुदीक्षा के इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में सुदीक्षा महिलाओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है। इस वीडियो में छेड़खानी के खिलाफ हल्ला बोल रही है, समाज को जगाने की कोशिश कर रही है, लोगों की खामोशी पर सवाल उठा रही है। बहुत बुरा लगता, लेकिन इस बुराई के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाएगा। अरे कब बाहर निकल कर आएंगे आप इस सोच से? सुदीक्षा भाटी के इस पुराने वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि उसके इरादे कितने बुलंद थे। ये वीडियो एक नुक्कड़ नाटक का है, जिसका एक किरदार सुदीक्षा भी थी। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अरे आपकी बेटियां हीरा है, हीरा। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, अभी जितना हासिल करा है इससे कहीं ज्यादा हासिल कर पाऊंगी बहुत। तो मैं सब चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, लाइक डिफरेंट कल्चर के लोग जानने को मिलेंगे, लैंग्वेजेस भी सीख पाऊंगी दूसरी। My name is Sudiksha Bhati and I'm going to study entrepreneurship at Babson College, USA. दिल में उत्साह, आंखों में सपने, कुछ
करने की तमन्ना, दुनिया को मुट्ठी में करने की चाहत। सुदीक्षा ने इसी हौसले के दम पर अमेरिका का सफर तय किया। महज 2 साल पहले की ही बात है जब सुदीक्षा को करीब 4 करोड़ की स्कॉलरशिप के लिए चुना गया। इसी स्कॉलरशिप के जरिए वो अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज पढ़ने गई थी। उसने HCL फाउंडेशन के स्कूल विद्या ज्ञान से पढ़ाई की थी। 2018 CBSE बोर्ड में 98% नंबर आए। सुदीक्षा बेहद ही गरीब परिवार से थी। पिता चाय बेचते थे, लेकिन गरीबी कभी सपनों के सामने दीवार बनकर आई भी तो सुदीक्षा के इरादे को नहीं डिगा सकी। सुदीक्षा के पिता की माने तो उनकी बिटिया का सपना IAS बनने का था। सुदीक्षा को मेरे मन में जो था, जैसे उसकी वो थी सोच, और मेरी जो सोच थी वो IAS की थी, तो बच्ची IAS बने। सपने बड़े बड़े थे, लेकिन वक्त से पहले ही टूट गए। सुदीक्षा के चाचा का इल्जाम संगीन है। वो अपने बेटे का स्कूल सर्टिफिकेट लेने के लिए बाइक से बुलंदशहर जा रहे थे। रास्ते में सुदीक्षा के मामा का घर पड़ता है। इस वजह से सुदीक्षा भी उनके साथ बाइक पर आ गई। रास्ते में बुलेट सवार मनचले औरंगाबाद के करीब रास्ते में तंग कर रहे थे। इसी बीच मनचले सुदीक्षा की बाइक के ठीक सामने आ गए और ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद सुदीक्षा जिस बाइक पर बैठी थी वो मनचले की बाइक से टकरा गई। सुदीक्षा बाइक से छिटक कर पीछे गिर गई और उसकी मौत हो गई। बाइक तो मैं ही चला रहा था, वो बैठा था, और पुलिस इस ट्वीट को कर रही है उस पे को पुलिस वो में जोर दबाव उस पे डाल रही है कि बाइक भाई चला रहा था या अंकल चला रहा था। उस पे जोर नहीं दे रही कि वो मनचले जो हमारे साथ में दुर्घटना घटी है उस पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, लेकिन इस पे को ये कर रहे हैं कि भाई चला रहा था बाइक। जब सुदीक्षा की मौत हुई तो उस वक्त चश्मदीद हेमंत शर्मा भी मौके पर थे। हेमंत के फोन से सुदीक्षा के परिवार ने अपने घर वालों को पूरी घटना की जानकारी दी थी। जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 20-25 मीटर की दूरी पे मैं था। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसमें बुलेट वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लिए, जो औरंगाबाद की तरफ से दूध का टैंकर आ रहा था। उसे बचाने के लिए उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए। जो एक लड़का और लड़की बुलेंसिया की तरफ से आ रहे थे, उसकी बाइक बुलेट में पीछे से ठुकी, जिससे लड़की भाई मौके पे गिर गई थी और ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गई थी। सुदीक्षा भाटी मामले का चश्मदीद यही वो शख्स है जो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचा था, जिसके फोन से निगम भाटी ने परिवार वालों को सूचना दी थी। इसके मुताबिक बुलेट सवार ने जब इमरजेंसी ब्रेक लगाया तब अचानक पीछे से आ रही इनकी बाइक से टक्कर हुई और वो गिर पड़े। लड़की की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, जबकि इन दोनों को अस्पताल भेजा गया। एक होनहार बिटिया तो चली गई, लेकिन कई सवाल छोड़ गई। परिवार ने जो इल्जाम लगाए हैं उसका जवाब यूपी पुलिस को देना बाकी है। कुमार कुणाल, ग्रेटर नोएडा, आज तक। हत्या या फिर हादसा, पेच कई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुदीक्षा जिस बाइक पर बैठी थी उसे चला कौन रहा था? क्या उसके चाचा चला रहे थे या फिर नाबालिग भाई? अब ये मामला महिला आयोग में पहुंच गया है। क्या सुदीक्षा की मौत मनचलों की वजह से हुई? क्या सुदीक्षा की मौत महज एक सड़क हादसा है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है एक टॉपर बेटी की मौत की जांच। इस कहानी में कई पेच हैं। सुदीक्षा की मौत कैसे? सुदीक्षा के चाचा ने दावा किया कि बुलंदशहर के औरंगाबाद जाते वक्त मनचलों की वजह से हादसा हुआ। जा रहे थे तो जाते समय हमने बुलंदशहर पार करा। बुलंदशहर पार करने के पास में समथिंग, मेरे को याद नहीं है कौन सी जगह है वो, लेकिन कुछ लड़के पीछे से बुलेट बाइक पे आए और हमारे आगे पीछे वो करने लगे, कभी आगे कभी पीछे। मैंने अपनी बाइक मंदी की, उन्होंने फिर एकदम तेजी से आगे निकाली। तेजी से आगे निकालने के बाद में फिर हमने थोड़े आगे गए तो उन्होंने फिर अपनी बाइक मंदी करके पीछे की। पीछे करने के बाद में फिर एकदम वो हमसे एकदम आगे निकले। उन्होंने एकदम ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में मैंने भी ब्रेक मारे और वो ब्रेक मार के आगे, लेकिन हम बाइक से गिर चुके थे। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त सुदीक्षा के चाचा सत्येंद्र भाटी के मोबाइल का लोकेशन दादरी था। कहानी में दूसरा मोड़ सुदीक्षा के चाचा के बयान से ही आया है। सुदीक्षा के चाचा का दावा है कि बाइक वो चला रहे थे, जबकि जिलाधिकारी के मुताबिक बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से इस बात को छिपाया जा रहा है।
मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। बाइक मैं ही चला रहा था, हम तीनों साथ में थे। बाइक तो मैं ही चला रहा था, वो बैठा था। और पुलिस इस ट्वीट को कर रही है, उस पे को पुलिस वो में जोर दबाव उस पे डाल रही है कि बाइक भाई चला रहा था या अंकल चला रहा था। सुदीक्षा के भाई के बयान से भी लगता है कि बाइक वही चला रहा था। माने जो आग है निकल गो, माने जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रही है उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। अब आइए सुनते हैं उस पुलिसकर्मी का बयान जो हादसे के वक्त मौके पर पहुंचा। मौके पर हम आए तो लड़की एक साइड में बेहोश पड़ी थी और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। एम्बुलेंस आ गई और उसको और वह उसके भाई को एम्बुलेंस में CHC लखावटी भेज दिया गया। अच्छा, लड़की बेहोश थी? लड़की बेहोश थी शायद। सुदीक्षा के परिवार का आरोप है कि मनचलों की वजह से बाइक पलटी जिसमें सुदीक्षा की जान चली गई, जबकि पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त परिवार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा करके उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्यवाही की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। भाई या प्रत्यक्षदर्शी ने किसी ने छेड़छाड़ की बात उस समय नहीं कही। पुलिस और परिवार के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस सब के बीच ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग के दरवाजे तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के DGP को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस मामले की पारदर्शिता के साथ जांच हो। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा, ग्रेटर नोएडा से कुमार कुणाल के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार नहीं रहे राहत इंदौरी साहब, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नहीं रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी। उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने खुद ही जानकारी दी थी कि उन्हें कोरोना हो गया है। इस बीच अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बताया जा रहा है हार्ट अटैक की वजह से आज वो चले गए। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। वो शायरी की सुबह थे, शायरी की शाम थे। दोपहर और रात भी उस शायर के नाम थे। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उनके बिना तो हर महफिल बेजान थी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। शब्दों की बाजीगरी ही उनकी पहचान थी। अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कुछ ऐसी शख्सियत थे राहत इंदौरी। जब तक हमारे बीच थे तब तक महफिलों में उनके नाम की आवाज गूंजती रही। अब उनके अलविदा कह देने से सन्नाटा पसर गया है। इंदौर के रहने वाले राहत इंदौरी ने अंतिम सांस ले ली। वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में रविवार की रात भर्ती कराया गया था। तब डॉक्टरों ने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन आज वो मनहूस घड़ी आ गई। हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने अलविदा कह दिया। उनकी जादुई आवाज कानों में मिठास घोल देती थी। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दुनिया इन्हें मुशायरे का लुटेरा कहती थी। अब वही लुटेरा शायरी के कतरानों को भावुक कर गया। फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। राहत इंदौरी के बिना मुशायरा बेजान था। सिर्फ मुशायरा ही क्यों, कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए उनके गीत भी उनकी शायरी के सच्चे हस्ताक्षरों में शुमार राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं है।
लेकिन उनका शायराना अंदाज सदियों तक उनकी याद दिलाता रहेगा। हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है मेरे मुंह से, जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। लखनऊ से कुमार अभिषेक और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। सांवली रंगत को इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।